नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में आज हम बात करने जा रहे हैं किसान उत्पादक संगठनों। वैसे तो किसान उत्पादक संगठनों की बात हम पहले भी इस कार्यक्रम में करते रहे हैं, लेकिन अब तक की हमारी जो चर्चा रही है, जो तमाम आयाम रहे हैं जिस पे हमने चर्चा की है, वो आम तौर पे किसान उत्पादक संगठनों के लिए अवसर, चुनौतियां, उनके कारोबार और उनके गठन से जुड़े रहे हैं। लेकिन आज की हमारी चर्चा थोड़ी अलग है, थोड़ी विशेष है, इसलिए कि आज हम ये समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि एक सफल और मुनाफा कमाने वाले एफपीओ को खड़ा करने के लिए, उस मॉडल को सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाने के लिए किस तरह के लिंकेजेस मौजूद हैं और किस तरह उनका फायदा एफपीओ उठा सकते हैं। इस पूरी जो चर्चा होगी उसमें हमारे साथ है जो खास मेहमान हमने जोड़ा है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पी चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं, जो हैदराबाद से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर पी चंद्रशेखर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज के डायरेक्टर जनरल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर चंद्रशेखर, बातचीत की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आपसे मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को एक ओवरव्यू आप दें, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि एफपीओ जो है या जिनको एफपीसी भी कहा जाता है उनका, क्योंकि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही ये होते हैं, और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये अपना बिजनेस इस तरह से करें कि ये मुनाफा कमाएं और सेल्फ सस्टेनेबल हो। इनको कहीं ऊपर से फंड या अनुदान मिलता नहीं रह सकता है एक छोटी सी अवधि के बाद। लेकिन एक दूसरा पक्ष इसका ये भी है कि ये जो एफपीओ हैं, एफपीसी हैं, ये किसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, जो किसान बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या कहा जाए तो उनका मूल जो काम है वो खेती है। जबकि बिजनेस हमने देखा है कि बड़े बड़े दिग्गजों के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में कैसे आप सलाह देंगे एफपीओज को कि कैसे वो अपना मॉडल ठीक करें, और कौन कौन से मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देकर एफपीओ अपने कारोबार को वास्तव में मुनाफे में ला सकते हैं? ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान अकेला प्रोडक्शन कर सकता है बट प्रोसेसिंग मार्केटिंग तो नहीं कर सकता है, बहुत मुश्किल है। इसलिए किसान इकट्ठा होके एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का रूप में रजिस्टर कर सकता है। कंपनी एक्ट में हो सकता है, कोऑपरेटिव एक्ट में हो सकता है। गवर्नमेंट इसको बहुत बेनिफिट भी डिक्लेयर किया है। ये इसका उपयोग करके ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना है। सिर्फ आप अग्री वैल्यू चेन देखिए, इसमें हमको सीड चाहिए, सीड कंपनी का जरूरत है, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, और वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई अग्री बिजनेस कंपनी का सहायता चाहिए। प्रोसेसिंग मार्केटिंग अग्री बिजनेस कंपनीज और ट्रेडर्स बहुत एक्टिव है। सो हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हम इससे, ये ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल से अच्छी तरफ से पार्टनरशिप रखना, लिंकेजेस रखना बहुत जरूरी है। अग्री वैल्यू चेन में हम अकेला नहीं आइसोलेशन में रह सकता है। पार्टनरशिप और लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो टेक्नोलॉजी हो, वो क्रेडिट हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्किल हो, मार्केटिंग हो, ये लिंकेजेस सक्सेसफुल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत जरूरी है। जी, आपने कुछ लिंकेजेस के नाम भी गिनाए हैं, और ये जो बिंदु हैं इन पर हम विस्तार से अलग अलग आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं जो बुनियादी ढांचा यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिस पर की एक तरह से जिसकी जरूरत किसानों को और एफपीओ को सोइंग के पहले से पड़ती है, और मार्केटिंग जब वो करने जाते हैं वहां तक पड़ती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक महंगा, एक खर्चीला कहा जाए कि अपने आप में एक बिजनेस है। तो यहाँ पे एफपीओज के सामने क्या क्या विकल्प, क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं, और कौन से लिंकेजेस से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद मिल सकती है? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोडक्शन तो कर सकता है, बट प्रॉफिट तो प्रोसेसिंग में है और मार्केटिंग में है। हमारा किसान प्रोसेसिंग मार्केटिंग में नहीं है, इसलिए फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस का इन्वॉल्वमेंट ये प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में होना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेसिंग मार्केटिंग के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है।
हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका सॉर्टिंग हो सकता है, ग्रेडिंग हो सकता है, पैकिंग हो सकता है और इसका ड्राइंग भी हो सकता है। सो सिंपल इक्विपमेंट हो सकता है, नहीं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग का एक यार्ड बन सकता है। इसके लिए गवर्नमेंट से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का घोषणा भी किया है और कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। एक फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन 2 करोड़ तक लोन ले सकता है। 10% फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करना है, 90% गवर्नमेंट से मिलता है। ये सदुपयोग करके हमने सोलर ड्रायर्स को एस्टैब्लिश कर सकता है, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, बैगिंग सब कुछ कर सकता है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण लिंकेजेस की हम बात करेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण मार्केट लिंकेज है और हम जानेंगे डॉक्टर पी चंद्रशेखर से कि मार्केट लिंकेज के लिए एफपीओज के पास क्या विकल्प है। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक सफल एफपीओ का मॉडल तैयार करने के लिए उन्हें कौन कौन से लिंकेज प्रोवाइड कराने, उपलब्ध कराने की जरूरत होती है और कैसे वो इन लिंकेजेस से अपने को जोड़ सकते हैं, कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं, सरकार की ओर से कौन कौन सी सहूलियतें उनको हासिल हुई हैं। इस बारे में हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं आज हैदराबाद से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखर। डॉक्टर साहब, आपने बताया पिछले हिस्से में कार्यक्रम के कि प्रोसेसिंग और मार्केटिंग ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे कि वास्तव में एफपीओज और किसान अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो मार्केटिंग के लिए जो लिंकेजेस हैं वो कैसे तैयार करेंगे एफपीओज और उसके लिए उनको क्या सहूलियत दी गई है सरकार की ओर से और सिस्टम की ओर से? लोकल प्रोडक्शन, लोकल मार्केटिंग, इसका फायदा हम उठा सकता है। हमारे आसपास छोटा छोटा टाउन्स होता है, इसमें बहुत रेस्टोरेंट्स तो है, फंक्शन हॉल्स है, गेटेड कम्युनिटीज होता है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज होता है। इसके लिए कॉन्स्टेंटली साल भर एग्रीकल्चर कमोडिटी का जरूरत तो पड़ता है, बट इसका अभी कुछ ट्रेडर्स ने किसान से कलेक्ट करके ये कॉलोनीज को, रेजिडेंशियल एरियाज को सेल करके प्रॉफिट तो बनाता है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एक बार कोशिश कर से ये सभी से नेगोशिएट करके, रेस्टोरेंट हो, फंक्शन हॉल्स हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, लोकल प्रोडक्शन को लोकल मार्केट से लिंक करने से ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा, वेस्टेज ज्यादा नहीं होगा और सारा प्रॉफिट हमारा किसान को मिलेगा। एक बार तो कोशिश करना पड़ेगा। और दूसरा बात है, नियर बाई टाउन में हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज का ये सेल पॉइंट बाइंग पॉइंट होता है। इसमें अभी आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी है। इसको लेने के लिए किस मार्केट में क्या रेट है, ये हम हमारा अगमार्कनेट एक वेबसाइट है, नहीं तो किसान कॉल सेंटर को फोन करके हम पूछ सकता है नियर बाई किस मार्केट में क्या कमोडिटीज का प्राइसेस है। 1551 इसको फोन करके आपको इसका कमोडिटी का प्राइस और किस मार्केट इसका बारे में पता लग सकता है और ये कमोडिटी उधर सेल कर सकता है। नहीं तो अगमार्कनेट में हमारा 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर आसपास में किस मार्केट में अच्छा प्राइस है वो अगमार्कनेट में हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। मोबाइल बेस्ड ऐप भी है और हम उधर कमोडिटी लेके सेल भी कर सकता है। कमोडिटी कैसा लेना, ये क्वेश्चन भी हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को फेस कर सकता है, क्योंकि हमको लारी चाहिए, नहीं तो कुछ छोटा ट्रक चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसान रथ बोल के एक मोबाइल बेस्ड ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ में हमारा किसान हमारा उबर ओला से हम टैक्सी कैसा बुलाता है, ऐसा एक ट्रक को बुला के हमको 1 टन ट्रांसपोर्ट करना है, सो इसका साइज देके हम ट्रक को बुला सकता है और इसका ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है।
जी, मार्केटिंग लिंकेज से कैसे किसान अपना फायदा उठा सकते हैं ये डॉक्टर साहब आपने बताया, लेकिन साथ ही एक जो पिछले हिस्से में जब हम बात कर रहे थे तो आपने कुछ क्रेडिट गारंटीज की भी बात कही थी, कुछ आपने ब्याज दरों में इंटरेस्ट रेट में छूट की भी बात कही थी, सबवेंशंस की बात कही थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर आपसे मैं समझना चाहूँ कि कुल मिलाकर, क्योंकि मैंने देखा है पीओज के साथ फंडिंग हमेशा एक समस्या रहती है, उनके जो बिजनेस के की योजनाएं तो वो बना लेते हैं लेकिन उसके लिए फाइनेंसिंग उनको नहीं मिल पाती है पर्याप्त। तो फाइनेंसिंग के लिए क्या क्या लिंकेजेज उपलब्ध हैं उनके पास और उनका फायदा वो कैसे उठा सकते एग्रीकल्चर में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का फायदा उठाना है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक पोर्टल है। ये पोर्टल में प्राइमरली हमने मॉडल डिटेल प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके इस पे सबमिट करना है। यही प्रॉब्लम है, स्टेज है। किसान को ये प्रोजेक्ट कैसा प्रिपेयर करना ये बहुत मुश्किल है। एक एडवांटेज है ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का पोर्टल में मॉडल प्रोजेक्ट्स है। ये मॉडल प्रोजेक्ट्स हमने डाउनलोड करके हमारा रिक्वायरमेंट क्या है वो कुछ फिगर्स मॉडिफाई करके फिर उधर सबमिट कर सकता है। और बैंक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने के लिए स्टेट लेवल पर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट भी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सहायता लेके ये प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करके सबमिट कर सकता है, नहीं तो नया प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर करके सबमिट कर सकता है। और बैंक को कांटेक्ट करने से बैंक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी इसके बारे में हमको गाइड करेगा। जी, डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम के तौर पे उभरी है खेती में खास तौर से, और जब हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर आधुनिक खेती की तो वहां पर अब तो ड्रोन की खेती भी होने लगी है और उसके अलावा जो मशीनीकरण है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में एफपीओज जो हैं वो एक्सटेंशन सेंटर के तौर पे निश्चित तौर पे वो यूज करते ही हैं ऑपरेटर्स का और टेक्नोलॉजी का, लेकिन और कौन कौन से उनके पास विकल्प उपलब्ध हैं और टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहां से लिंकेज वे कर सकते हैं? बहुत तो सरल सोर्स है किसान कॉल सेंटर 1551 को मोबाइल से, लैंडलाइन से 24 आवर्स टोल फ्री नंबर है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से कहीं प्रश्न पूछ सकता है, ये सीड का बारे में, फर्टिलाइजर का बारे में, पेस्टिसाइड का बारे में, नहीं तो नियर बाय मार्केट का बारे में, गवर्नमेंट का डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या है, किसान को क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन किसान कॉल सेंटर को फोन करके हम इंफॉर्मेशन ले सकता है। नहीं तो लोकली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, हार्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज का डेवलपमेंट ऑफिशियल्स भी होता है और ऑफिशियल्स के साथ हम बातचीत करके इसका बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कृषि विज्ञान केंद्र में साइंटिस्ट होता है, उधर बहुत टेक्नोलॉजी, ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हमको कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेगा। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको बहुत पॉपुलरली आत्मा बोलता है, आत्मा डिपार्टमेंट, आत्मा ऑफिशियल्स को भी हम कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और लिंकेजेज की हम बात करेंगे और साथ ही एफपीओ से जुड़े कुछ और बिंदुओं पर डॉक्टर टी चंद्रशेखर से उनकी राय। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। और मंडी.com में आज हम बात कर रहे हैं एक मुनाफा कमाने लायक एफपीओ का टिकाऊ ढांचा यानी सस्टेनेबल मॉडल तैयार करने के लिए उनको कौन कौन से लिंकेजेस की जरूरत होती है, कौन कौन से संस्थाएं हैं या कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था तंत्र है जिससे कि वो जुड़ सकते हैं और वहां से उनको यथेष्ट मदद मिल सकती है। हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हुए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट यानी मैनेज के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टी चंद्रशेखर, जो हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिस पर वैसे भी भारत सरकार ने बहुत जोर दिया हुआ है और तमाम सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट को उभारा जा रहा है। खेती की अगर बात करें तो खेती में और खास तौर से एफपीओज में, क्योंकि एफपीओज का मैनेजमेंट जो है
वो वैसे तो किसान संभालते हैं, लेकिन इसमें जरूरत एक स्किल की होती है जिसके पास मैनेजेरियल स्किल्स हों। तो इन स्किल को देने के लिए, डेवलप करने के लिए किस तरह के लिंकेजेज हैं, और कोई भी एफपीओ कैसे अपने जो अधिकारी हैं, सीईओ हैं या दूसरे जो बोर्ड के सदस्य हैं, उनकी योग्यता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कार्य क्षमता को कैसे विस्तार दे सकते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसान के लिए प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या स्किल चाहिए, ये स्किल हमारा बहुत किसान के पास नहीं है। ये स्किल ट्रेनिंग का जरूरत बहुत है। ये हर एक्टिविटी के लिए एक स्किल चाहिए। फॉर एग्जांपल ड्रेइंग करने के लिए, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के लिए, और हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज को हैंडलिंग करने में ये स्किल का जरूरत है। हैंडलिंग में डैमेजेस भी बहुत होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, और स्टोरेज में टेक्निकल इंफॉर्मेशन और ऑपरेटर्स को कैसा मैनेज करना है, इसके बारे में स्किल का जानकारी तो होना ही होना है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी मैनेजमेंट बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम आत्मा ने करता है। ये इसका सदुपयोग हमारा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर में भी बहुत ट्रेनिंग चलाता है, और हम उधर भी ट्रेनिंग ले सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र में ये प्रोसेसिंग के बारे में और मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, स्किल ट्रेनिंग, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा भी ये कृषि के अलावा दूसरा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो इसका बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत ट्रेनिंग देता है। इसका सदुपयोग ले सकता है। भारत सरकार ने एक वीक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अनाउंस किया है, स्किल ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ, STRY बोल के। इसका अंतर्गत ये सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री होता है, और एक छोटा छोटा एक्टिविटीज, स्प्रेइंग कैसा करना है और ड्रेइंग कैसा करना है, नहीं तो पैकिंग, अच्छा पैकिंग कैसा करना है विदाउट डैमेजेस, ये एक एक एक्टिविटीज के ऊपर ये छोटा छोटा ट्रेनिंग ले सकता है STRY के अंतर्गत। जी डॉक्टर साहब, ये तो सब खेती की बात हो गई, लेकिन सरकार ने लगातार इस बात पर जोर भी दिया है, स्वीकार भी इस बात को किया है कि जब किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात होती है तो खेती के साथ जो खेती आधारित दूसरे काम है, जो एलाइड सर्विसेज हैं, जिसका आपने जिक्र भी अभी किया था, जो चाहे वो फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, और इससे जुड़े दूसरे जो क्षेत्र हैं, उनका भी अपना एक महत्व है। तो अगर कोई एफपीओ अपने किसानों को इस क्षेत्र में भी मदद करना चाहे, या इस क्षेत्र के किसानों का कोई एफपीओ हो, तो उनके लिए कौन कौन से लिंकेजेज उपलब्ध हैं और वो किस तरह से उनका फायदा उठा सकते हैं? फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर के अलावा एक डेयरी बनाना चाहता है। इससे एडिशनल इनकम किसान के हाथ में आ जाता है, और एक पोल्ट्री बनाना चाहता है। नहीं तो हमारा बी कीपिंग है, मधुमक्खी, इसका पालन भी कर सकता है। इसके लिए मधुमक्खी पालन के लिए नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन, ये 500 करोड़ का एक बड़ा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। हम इसका पालन के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए, पालन के लिए उसका बॉक्स का लेना है, नहीं तो प्रोसेसिंग, स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना है। हर पर्पस के लिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के अंतर्गत फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट भी मिलता है, और इसका क्वालिटी कंट्रोल हो, नहीं तो एक्सपोर्ट की ब्रांडिंग, एक्सपोर्टिंग करने के लिए भी बहुत सहायता का घोषणा किया है। ऐसे में आपको ऑनलाइन एग्री मार्केटिंग का किस तरह का स्कोप दिखता है, और इसके लिहाज से आपको क्या लगता है किसानों को कहां से एक एक्सटेंशन सर्विसेज भी मिल सकती हैं प्रभावी तरीके से, और कौन से लिंकेजेज उनके लिए हो सकते हैं? अभी बहुत बड़ा एग्री बिजनेस कंपनीज सेल करने के लिए किसान से ही भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और ऐसा एग्री बिजनेस कंपनी से थोड़ा लिंकेज बढ़ने से किसान का अच्छा क्वालिटी प्रोसेसिंग करने के लिए, रेडी रखने के लिए थोड़ा प्रोसेसिंग मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करना पड़ेगा, और मिनिमम स्किल का जरूरत भी है। ये दोनों लेने से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एग्री बिजनेस रिटेल कंपनीज को सेल कर सकता है, और ये मिडलमैन को काट करके थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा सकता है। और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन
ऑनलाइन पर भी बहुत एक्टिव है। एक मोबाइल बेस्ड ऐप अभी डेवलप करने में इतना मुश्किल का बात तो नहीं है, टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल है। इसका फायदा बहुत बड़ा बड़ा फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके, टेक्नोलॉजिस्ट का सहायता लेके मोबाइल बेस्ड ऐप पे वो बहुत सेल भी कर रहा है। हमारा अभिनव फार्मर्स क्लब ये पुणे में है और सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन नासिक में है, और इसका सदुपयोग बहुत करके कंज्यूमर्स को डायरेक्टली वो डिलीवरी भी कर रहा है। डॉक्टर चंद्रशेखर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा की। नमस्कार, थैंक यू। ये थे डॉक्टर पी चंद्रशेखर जो आज मंडी.com में हमसे बात कर रहे थे उन तमाम लिंकेजेस के बारे में जो एफपीओज के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं और जिनका सही तरीके से इस्तेमाल कर कोई भी एफपीओ एक बहुत ही सफल मॉडल अपना एक विकसित कर सकता है, जिसमें उसको मुनाफा भी काफी सारा हो और वो अपने जो किसान सदस्य हैं उनको उस मुनाफे को बेहतर तरीके से ट्रांसफर कर सके। लेकिन फिलहाल अब मंडी.com में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीडी किसान, क्योंकि डीडी किसान पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।